प्यारे दर्शकों, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ फैसले जोड़े सी वो लै गए सन। अज असी अपने इस प्रोग्राम के इसे ही जोड़े केंद्रीय कैबिनेट के वालों लै गए फैसले ने इन्हों के उत्ते चर्चा करनी है। और चर्चा के लिए मेरे नाल स्टूडियो में माहिर मेहमान वजों हाज़र ने मेरे नाल बैठे ने सीनियर पत्रकार श्री सुरेश सेठ जी और उन्होंने नाल बैठे ने डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा प्रोफैसर ते मुखी ने डिपार्टमेंट ऑफ कैमिकल इंजीनियरिंग सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट। सो ये चर्चा शुरू करने तो पहला आओ असी देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वालों 2021 दे विच 15 अगस्त के मौके के उत्ते एक भाषण दिता गया सी और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संबंध दे विच एक चर्चा जिहड़ी सी वो की गई सी और देखते हैं उस जिहड़ी रिकॉर्डिंग सी उसके अंश जी। इस तो पहला कि असी प्रधानमंत्री जी की भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट, इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। सन 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। प्रोफेसर साहब, सब तो पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आवागा पूछागा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है कि? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि हमें हाइड्रोजन बनाना है जी। तो हाइड्रोजन हम पहले भी बनाते थे, जैसे पहले हम बनाते थे नेफ्था से, जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कार्बन एमिशन होती है जी। और इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने ये फैसला लिया, भारत उसमें बहुत ही मतलब उनकी अहम भूमिका है कि हम 2050 तक कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 एमिशन जो है ये एकदम फ्री होगा पूरे, मतलब ये बहुत बड़ा फैसला है। और उसी फैसले को कार्यान्वित करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने बोला अभी जो अपने भाषण में 15 अगस्त को ना ग्रीन मिशन के बारे में और उसके बाद अगर आप ये देखें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि
जिसका कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मैं गया भी हूँ वहाँ पे, वो वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है गुड़गांव में, वहाँ पे इसका ऑफिस है। और बड़े हम मतलब पूरे विश्व में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मतलब हाइड्रोजन हम कैसे बनाएंगे रिन्यूएबल सोर्स से जी, मतलब यही हमारा है ग्रीन हाइड्रोजन जी। सेठ साहब ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ? एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੇਂजेस ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਠਿਠੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾहिर है फ़ायदा तो होएगा लेकिन की सावधानियाँ हो सकती हैं? सबसे बड़ा सर आप अगर आप ये देखें कि अभी देश में क्या है कि 80% जो हमारे क्रूड ऑयल है वो हम लोग बाहर से मतलब जो है ये करके इंपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ 20% ही हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन है जो हमारे डिफरेंट ऑयल फील्ड हैं। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो अगर हम इसको करते हैं तो सर 1 लाख करोड़ रुपया हम बचा सकते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट जो है इससे। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल तो आज न कल तो ख़त्म होगा ही, तो क्यों ना हम उसके पहले ही, ख़त्म होने के पहले ही क्यों ना हम ये करें। सो ये जो प्रोजेक्ट है, जो दो चीज़ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने कहा कि हाइड्रोजन हम कैसे लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिससे कि कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो हम इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं और एनर्जी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये दो चीज़ है। क्या साहब मैं एक गल ये जानना चाहता सी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ रोजगार पोटेंशियल भी पैदा होएगा कुछ? जी सर, इसमें सर 6 लाख जो है इसमें मतलब हम नौकरी दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो अभी है। और सर इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 8 लाख करोड़ जो है। और इत्थे बंसल साहब हाँ दूसरा जिस तरह कई ट्रेडिशनल तरीके ने ऊर्जा दे ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ और किस तरह एनवायरनमेंट के बारे में वो सेफ रहेगा? हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, इसी इसमें हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम बताते हैं एकदम सिंपल वे में। वैसे जैसे पानी है तो पानी में क्या चीज़ है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमें उसको सेपरेट करना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। हम सर सेपरेट पहले भी करते थे, जैसे कि जब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल में बना था तो उस समय अमोनिया बनाने के लिए सर हमें चाहिए, यूरिया बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो यूरिया चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2। तो उस समय हमने क्या किया था यहाँ पे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया था, लेकिन उसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी और सेकंड ये था कि हम नहीं दे पा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम चले गए नेफ्था पे स्विच किए, हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी सर क्या है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, जिसको हम स्प्लिट करेंगे। हाइड्रोजन तो हमारे काम का है ही, बट कार्बन तो जा रही है ना उसमें वातावरण में। तो इसका एडवांटेज यही है कि इसमें हम ऑक्सीजन जो है वो हमारा वातावरण के लिए उसका कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं है, और हाइड्रोजन हम यूज़ कर लेंगे। और तीसरा सबसे चीज़ ये था कि सर इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी देश में हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और पहला प्लांट जो है ये आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हमारी भारत सरकार की कंपनी है, हाँ सर, NTPC ने पहला प्लांट इसका वो यहाँ पे लद्दाख में लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अभी इसलिए देखिए सर, अब सरकार ने क्या किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया है, 400 करोड़ रुपया सिर्फ रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें कई जगह हमें प्रॉब्लम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास कई चीज़ों में, या सर जब आप ट्रांजिशन फेज में जाएंगे, जो हमारे प्लांट हैं आज चल रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन बेस्ड,
नेफ्था बेस्ड हम बना रहे जी। हैं, कल हम उसको शिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए ट्रांजिशन फेज के लिए। प्रोफेसर साहब होर चर्चा ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भारत द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की जो घोषणा की थी और अपने भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था, पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ 36 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ, ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ 25 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 1 ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 8 ਲੱਖ ਫ੍ਰੀ DTH ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰ ਇਨਫੈਸਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ और आकाशवाणी किमें सहयोग करेगा? अब
आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों, जैसा सेठ साहब ने बताया बड़ा अच्छा, कि इसका जो है जहाँ पे कहते हैं ना कि नहीं पहुंच सकता है, सूरज भी नहीं पहुंच रहा है, कहीं रवि मतलब वहाँ पहुँचे कभी, इस तरह से ये तो हर जगह है। और मैं देखा हूँ कि गांव में जहाँ पर कि लोगों के पास कुछ भी साधन नहीं है, वो रेडियो या टीवी के माध्यम से ही उनका जो भी ज्ञान होता है उसका ये है। तो उससे उनको ये पता चलेगा कम से कम कि हमारे देश में क्या बदलाव आ रही है, किस तरह से जो है ये जो हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की जो समस्या है उसका समाधान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं, और सोच नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। सोचना तो नहीं मतलब, और कर भी नहीं रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरे विश्व में वो अग्रणी मतलब कि बन रहे हैं जो ये काम हो रहा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको बंसल साहब, कि जैसे कि अभी इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके बारे में चर्चा किया आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, हमारे अनुराग ठाकुर जी माननीय मंत्री हैं उन्होंने भी बताया। अब इसके लिए मैन पावर भी चाहिए, तो हमें बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि जालंधर में जो हमारे पास ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जी, यहाँ पे भारत सरकार ने एक सेंटर खोला है, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, जो कि सर नोडल एजेंसी है ये पूरे मिशन का। उन्होंने यहाँ पे मतलब उनके सहयोग से यहाँ पे सेंटर खोला है, जहाँ पर कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है MTech इन रेन्यूएबल एनर्जी और PhD इन रेन्यूएबल एनर्जी जी। और सारा स्कॉलरशिप, सारा फंडिंग हम जो है भारत सरकार के जो है वो मिनिस्ट्री दे रही है। और उनके 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी जो कपूरथला में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी वो है चेन्नई में। वो तीनों इसके साथ में हमारे साथ मतलब जो है वो इसके पार्टनर हैं जी। तो ये पूरे देश का पहला संस्थान है जो MNRE ने इस तरह से सपोर्ट दे रही है। और ये मैन पावर जो निकलेगी ये पूरे देश में या विदेशों में जो है ये जो हमारा मिशन है, इस मिशन को पूरा करने में पूरा सहयोग देगी जी। सेठ साहब, प्रसार भारती के विकास लिए जो मिशन उलीकिया गया है, नाम रखा गया है बाइंड, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नैटवर्किंग डिवेलपमेंट जी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा है बुनियादी ढांचा है वो विकसित होगा, ये जोड़े प्रोग्राम ने उन्होंने किसी ढंग का बदलाव कोई गुणवत्ता बढ़ाने के बारे भी गल है इस विच? तुसीं बहुत अच्छे सवाल किए ने। जिथों तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेलपमेंट वास्ते जिथों तक ये प्रचार प्रसार का ताल्लुक है जी, अज एक नवी खबर आई है कि फ्री DTH सैट्स के अलावा जिन्ने भी साडे नवे टैलीविजन सैट्स विकणगे उन्होंने विच फ्री DTH जिहड़ी है उहदी अवेलेबिलिटी करन दी कोशिश की जाएगी जी। ये बिल्कुल नवी खबर है। और अगर ये करन दी कोशिश की जाती है तो नाल 8 लाख सैट असीं वंड दिंदे आ, ते तुसीं आप ही अंदाज़ा लगा देंदे हो कि किसी ज़माने च हर घर की आवाज़ हुंदी सी आकाशवाणी ते दूरदर्शन, और ये फिर आवाज़ हो जाएगी आकाशवाणी ते दूरदर्शन। बिल्कुल। ते दूजा सवाल तुसीं बहुत अच्छा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेलपमेंट करके की करोगे जे क्वालिटी की इंप्रूवमेंट नहीं होंदी। बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी है, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट भी है। मैनू 2-3 गल्लां बहुत लगदियां जिहड़ियां कि मोदी साहब भी कहंदे ने कि लोक संस्कृति ते कला संस्कृति ते साडा इतिहास ते उहदा पुनर्लेखन, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये किन्ने लैके अगे आनियां ने? रेडियो ने, दूरदर्शन ने। और रेडियो और दूरदर्शन इस चीज़ नूं घर घर पहुँचा सकता है। और अगर असी फर्ज करो जिहड़ा पिछे असी गुलाम रहे उसकी गुलामी की मानसिकता तो छुटकारा पा के असी नवे राह उलीकने ने, नवा सूरज ज्ञान का उगाना है, तो उहदे विच रेडियो ते आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जे मैं अर्ज़ करा तो साडे जिहड़े रेडियो दे विच अज FM आकाशवाणी आउटडेटेड नहीं हुई, FM रेडियो जिहड़े ने वो घर दे अलावा कार च पहुँच गए। बिल्कुल। और कार च जो FM रेडियो पहुँच गया, हर समय तुहाडे नाल रहिंदे ने वो। हाँ जी, हाँ, हर समय तुहाडे नाल रहिंदे ने। और जिस वेले ट्रैफिक जाम च कार फसी होवे फिर तो बहुत रहिंदे ने नाल। और मैनू जिथों तक मेरा पुराना अनुभव है वो ये दसदा है कि हमेशा बहुत वड्डे साहित्यकारां ने, कलाकारां ने भी आकाशवाणी दे नाल योगदान दिता। जदों FM रेडियो की डिवेलपमेंट हो रही सी तो सुमित्रा नंदन पंत जी के योगदान नूं कौन भुला सकदा है। और अज विविध भारती दे जिहड़े
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੰਦਨ ਪੰਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਾਜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਰੇਡੀਓ ਦੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ G20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, G20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਝਾਅ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਅਰਥ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉੱਪਰ करना शुरू कर दिता है। 2400 करोड़ रुपया दे दिता। 2400 करोड़ रुपया थोड़ा होंदा, और भावें उन्होंने असी 25 तक खर्च करना 2 साल तक, और 8 लाख फ्री सैट उत्थे कित्थे वंडे जाने ने? सारे उन्हां एरिया जिहड़े रिमोट एरिया जी। प्रोफैसर साहब, नवीं जिहड़ी ऊर्जा दा स्रोत आ रहा है, हजे ये इनिशियल स्टेज है, कदों तक लोग जिहड़े ने रवायती ऊर्जा जिहड़े उहदे स्रोत ने उन्हां तो छुटकारा पा लैणगे, और ये जे एनवायरमेंट फ्रेंडली जिहड़ी हैगी है ऊर्जा दा स्रोत, इस आदि होंगे या इस वरतों दे विच लियाउणगे? नहीं, एक तो ये कि 2050 तक तो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिशन फ्री जी हम बात कर रहे हैं। सेकंड ये है कि अभी थोड़ा सा रिसर्च का भी ज़रूरत है इसमें, इसीलिए सरकार ने 400 करोड़ रुपया जो है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा है जी। जो कई चीज़ें जो है उसमें हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम उसको एक्चुअली असली जामा पहना पाएंगे जी। जानी कि हजे कुछ वक्त लगेगा जो तक ये ऊर्जा स्रोत जी आम लोगों ने हाथ चाहेगा। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन जो आपने बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हम टारगेट हम फिक्स कर रहे थे ये आपका ऊर्जा के लिए, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हम उस टारगेट से आगे चल रहे हैं, टारगेट से पीछे नहीं है, आगे चल रहे हैं। और लगता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच केंद्र सरकार के वालों जिहड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, बहुत जल्दी ही ये अपने मंजिल जी हासिल कर लैणगे। जो भी ये उद्देश्य ने उन्होंने प्राप्ति हो जाएगी। अज की चर्चा का समा इत्थे खत्म है। सो अज की चर्चा में भी असीं इत्थे विराम दिंदे हां। प्रोफैसर साहब, सेठ साहब, तुसीं स्टूडियो च आए, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद।